हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो वर्ल्ड में। इस चैनल पे बेटा जी हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। यानी हिंदी मीडियम से बायोलॉजी का हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर बेटा जी नीट और बोर्ड के लिए हम लोग कंप्लीटली बायोलॉजी का हिंदी मीडियम में अध्ययन करेंगे। अब अगर हम नीट की बात करें या बोर्ड की बात करें तो आज के समय में लगभग सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में NCERT से ही आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं इन लेक्चर्स में हम लोग NCERT को पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब चूँकि हम सभी लोग जानते हैं पहले हमारा बायो का सिलेबस 12th का 16 लेसन का था, लेकिन 3 लेसन उसमें से कट गए हैं तो केवल अब 13 बचे हैं। तो बायोलॉजी का आज के समय में जो पहला लेसन है वो है हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहीं से हम लोग नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा जी यहाँ पे 2 वर्ड दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है पुष्पी पौधों और दूसरा वर्ड दिया गया है लैंगिक जनन। सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। पुष्पी पौधे मतलब बेटा जी वे पौधे जिनमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलें। एकदम शुरू में जब पौधों को या पौधों का वर्गीकरण किया गया तो एकदम प्रारंभ में पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक को नाम दिया गया क्रिप्टोगेम्स और दूसरे को नाम दिया गया फेनरोगेम्स। किस आधार पे बांटा गया? बस आधार ये लिया गया था वे पौधे जिनमें पुष्प और बीज का निर्माण होता है उन्हें हम फेनरोगेम्स में रखें, और वे पौधे जिनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स में रख दिए। अब क्रिप्टोगेम्स में उन पौधों को रखा गया जिनमें पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 ग्रुप आए, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप बेटा जी किसके अंतर्गत आ गए? क्रिप्टोगेम्स। यानी इन तीनों के तीनों समूहों के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं इनमें ना तो पुष्प का निर्माण होगा ना ही बीज का निर्माण होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फेनरोगेम्स तो इसके अंतर्गत 2 वर्ग के पौधे आए। एक को हम नाम दे देते हैं अनावृत्त बीजी पौधे, अनावृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और दूसरे हमारे बेटा जी आवृत्त बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे बेटा जी विशेष ध्यान रखना है आपको। अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी दोनों के दोनों कुल के पौधों में पुष्प और बीज का निर्माण होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है आवृत्त बीजी पौधों में जो बीज बनते हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं, जबकि अनावृत्त बीजी पौधों में जो बीज बनते हैं वो नेकेड रहते हैं, खुले रहते हैं, मतलब उनके चारों तरफ फल नहीं पाए जाते हैं। तो अगर इस लेसन की बात करें तो पुष्प बेटा जी दोनों में बनेंगे, लेकिन इस लेसन में हम किसकी स्टडी करेंगे? आवृत्त बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो पहले दिमाग में याद रखना हम लोग इस पूरे लेसन में आवृत्त बीजी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना हमको लगता है क्लियर होगा। तो बेटा जी हम लोगों ने ये समझ लिया कि पुष्पी पौधे कौन हैं, यानी आवृत्त बीजी वर्ग के पौधों का अध्ययन। लेकिन लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो हम सब लोग जानते हैं जनन 2 प्रकार से होता है,
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें। लैंगिक जनन में 2 घटनाएं जरूरी हैं। क्या क्या? पहला, नर और मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, नर और मादा युग्मक का संलयन। अगर ये 2 घटनाएं हो रही हैं तो आप हमेशा याद रखना लैंगिक जनन होगा, जीव चाहे जो हो। अगर ये दोनों घटनाएं हो रही हैं तो यानी जनन क्या है? लैंगिक। इन दोनों में से एक भी घटना अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य में अगर हम बात करें तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। ये दोनों के दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो हमने 2 स्टेप लिखा है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण, यानी नर और मादा युग्मकों का पहले निर्माण होगा। दूसरे हमने पॉइंट क्या लिखा है? नर और मादा युग्मकों का संलयन, यानी ये दोनों नर युग्मक आपस में संलयित होकर के क्या बना रहे हैं? जाइगोट। इस जाइगोट से आगे चल करके एक नए शरीर का निर्माण होगा। तो अगर ये दोनों स्टेप हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा जी? लैंगिक जनन। समझ गए होगे बात को? लेकिन अगर इनमें से एक भी नहीं है तो अलैंगिक जनन। चलो, अगर लेसन का मतलब आप समझ गए हैं तो अब हम लेसन को शुरू करते हैं। देखो बेटा जी, अब इस लेसन में हमने कहा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है, जो पौधे होते हैं ये जनन किस संरचना के द्वारा करते हैं? तो एक नाम आता है पुष्प, यानी फ्लावर। अब फ्लावर की अगर हम बात करें तो हम सब लोग जानते हैं पुष्प का मनुष्य के, हम कह सकते हैं इमोशन से, मनुष्य का जो इमोशन है उसका बहुत गहरा संबंध है पुष्प के साथ। आप देख सकते हैं सुबह हम लोग उठते हैं, यानी दादी हो गई, मम्मी हो गई, दादाजी हो गए, अगर पूजा करने जाते हैं पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। शादियां हो रही हैं, सजावट के लिए पुष्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। वरमाला पहनाने के लिए पुष्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों में एक दूसरे को देने के लिए अलग अलग तरह के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं पुष्प का मनुष्य लगभग अपने हर इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए उपयोग करता है। लेकिन सवाल ये है, पौधे पुष्प उत्पन्न क्यों कहते हैं? पौधे अगर हम ये कहें मनुष्य के लिए उत्पन्न करते हैं तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधे मनुष्य के लिए पुष्प नहीं उत्पन्न करते हैं। पौधे एक्चुअल में पुष्प उत्पन्न करते हैं लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है, पौधे पुष्प क्यों उत्पन्न करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट, पुष्प किससे उत्पन्न होता है? तो दूसरा पॉइंट इसी में आप याद रखेंगे, तनु। यानी इन दूसरे शब्दों में कहें, जब एक बीज से एक नया पौधा निकलता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे हम आपको बताए हैं, जीव कोई भी, उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, वयस्कावस्था से पहले की अवस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। वयस्कावस्था को जनन अवस्था कहते हैं। तो वैसे पौधे भी होते हैं, जब बीज से अंकुरित होते हैं तो तुरंत पुष्प उसमें नहीं आते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फिर उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं। हार्मोनल चेंजेज की वजह से उनके तनों पर पुष्प का निर्माण होता है। किसके लिए? जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, पुष्प किसके रूपांतरित होते हैं? तो आप कहेंगे तनों के रूपांतरित होते हैं। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। अब पुष्प के बारे में फर्स्ट ईयर में बहुत सारी बातें हैं। फर्स्ट ईयर जब हम शुरू करेंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं, अभी हम सेकेंड ईयर से शुरू किए हैं। तो अब आते हैं हम पुष्प की संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब बेटा जी अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प की संरचना में आप कुछ चीज़ें देखते हैं। पहले मैं आपको बना देता हूं, फिर उसी से एक्सप्लेन करते चलूंगा। बेटा जी अगर पुष्प की संरचना देखते हैं हम, तो पुष्प की संरचना में हमको इतने भाग दिखाई देते हैं। अब अगर इसमें आप सबसे नीचे देखेंगे, ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं बेटा जी पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन को इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, यानी वह भाग जिस पर पुष्प के सारे पार्ट अरेंज होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को हम पुष्पासन कह देते हैं। पुष्पासन की बात देखेंगे, हरे रंग की पंखुड़ियाँ, इन हरे रंग की पंखुड़ियों को हम नाम दे देते हैं बाह्य दल। बाह्य दल यानी सेपेल्स। ये जो लाल रंग की पंखुड़ियां हैं इनको हम लोग कह देते हैं दल यानी पेटल्स। ये जो संरचना आप पूरा देख रहे हैं, ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश यानी एंथर। इसका ये जो भाग है इसको कहते हैं तंतु या पुतंतु यानी फिलामेंट। ये दोनों के दोनों संरचनाएं मिल करके किसका निर्माण कर, अच्छा इसको हम थोड़ा सा शार्ट कर देते हैं ताकि उधर लिखने में आसानी रहे, जगह बचा रहेगा। परागकोश यानी एंथर, अब तंतु यानी फिलामेंट। इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी स्टेमेन। ये जो पूरा बीच का आपको संरचना दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये जो नलीनुमा संरचना है इसको कहते हैं वर्तिका। स्टाइल। ये जो नीचे का फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय ओवरी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं। तो ये हमारे एक पुष्प की संरचना होती है।
अब इस पुष्प की संरचना को हमको एक एक पार्ट अच्छे से डिस्कस करना है। जैसे अब शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखो बेटा जी, कोई पुष्प, जैसे आप इमेजिन कर लें गुलाब का पुष्प है, तो गुलाब पे पुष्प में आप देखेंगे नीचे एकदम हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं। इन हरे रंग की पंखुड़ियों को हम नाम दे देते हैं वाह्यदल, सेपेल्स। उसके ऊपर देखेंगे लाल रंग की बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, उसको हम कह देते हैं दल यानी पेटल्स। उसके बीच में देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी, फूला हुआ डब्बेनुमा परागकोश और ये पुतंतु। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कह देते हैं पुंकेसर। एकदम मध्य में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की संरचना आपको दिखेगी। ऊपर का चपटा भाग वर्तिकाग्र, बीच का पतला नलीनुमा वर्तिका और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं स्त्री केसर। सॉरी बेटा जी, स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल। अब इनके बारे में क्या हम समझेंगे, अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल हम बताएं तो एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। एक पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं बेटा जी? 4 चक्र। ये 4 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वाह्यदल पुंज, वाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स। दूसरा है दल पुंज, दल पुंज यानी करोला। तीसरा है पुमंग यानी एंड्रोसियम। और चौथा है जायांग यानी गाइनोशियम। अब इसके बारे में हम बात करें, देखो बेटा जी, वाह्यदल पुंज ये क्या है? कैलिक्स। जैसे हमने कहा पुष्प का जो सबसे निचला चक्र है इसे हम वाह्यदल कहते हैं। तो एक पंखुड़ी को हम वाह्यदल कहते हैं, लेकिन एक तो होता नहीं है, होते अनेक हैं, तो उनके समूह को हम लोग नाम दे देते हैं वाह्यदल पुंज। समझ गया बात को? यानी वाह्यदल पुंज किससे मिलकर के बना होता है? वाह्यदल से मिलकर बना होता है। सेम इसी प्रकार से अगर ये लाल रंग की पंखुड़ियों की बात करें तो एक पंखुड़ी को कहते हैं दल, लेकिन एक होता नहीं है, होते बहुत सारे हैं, तो इन सब की समूह को हम नाम दे देते हैं दल पुंज। यानी दल पुंज किससे मिलकर बना होता है? तो आप नाम क्या दे देंगे? दल। लेकिन यहीं पर याद रखना, वाह्यदल तो हरे रंग का होता है, लेकिन जो दल पुंज होता है ये अलग अलग पुष्प में इसका रंग अलग अलग होता है। इन दोनों को पुष्प का सहायक चक्र कहा जाता है। सहायक चक्र। अब ये सहायक चक्र का क्या खेल है अभी हम बता देते हैं। पुमंग किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर। पुंकेसर यानी पुष्प में पुंकेसर एक तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं। एक को नाम दिया पुंकेसर और इनके पूरे समूह को नाम दे देते हैं पुमंग। इसी तरह जायांग किससे मिलकर बना होता है? एक या एक से अधिक स्त्री केसर। अब इन दोनों को पुष्प का आवश्यक चक्र कहा जाता है। आवश्यक चक्र। अब सवाल आता है क्यों? देखो बेटा जी, ये दोनों के दोनों यानी वाह्यदल और दल जनन में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल सहायता करते हैं, तो इसीलिए इनको सहायक चक्र कहा गया है। अब सहायता कैसे करते हैं? अगर आप देखें वाह्यदल को एकदम प्रारंभ में जब पुष्प का निर्माण होता है तो इस तरह का रहता है, ये हमारा तना रहता है और फिर इस पर ये संरचना बनती है इस तरह से, कली के रूप में ये निकलता है
इस तरह से। तो एकदम प्रारंभ में ये जो वाह्यदल होता है पूरी तरह से बंद रहता है, तो यानी ये सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है। और जबकि अगर दल की बात करें तो इसका रंग अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होता है। ये इंसेक्ट को, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि परागण हो सके। तो यानी ये दोनों के दोनों जनन में भाग नहीं ले रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? सहायक चक्र। जबकि पुंकेसर और स्त्री केसर यानी पुमंग और जायांग की बात करें तो ये जो हमारा पुमंग होता है यानी पुंकेसर, ये हमारे पुष्प के नर जनन अंग को प्रदर्शित करता है, नर जनन अंग। जबकि हमारा स्त्री केसर किसको प्रदर्शित करता है? मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। अब पुमंग हमारा प्रदर्शित कर रहा है नर जनन अंग, अब जायांग यानी स्त्री केसर प्रदर्शित कर रहा है मादा जनन अंग। नर जनन अंग में बनेंगे नर युग्मक, अब मादा जनन अंग में बनेंगे मादा युग्मक, और दोनों आपस में मिलकर के जाइगोट बनाएंगे। यानी ये दोनों के दोनों हमारे पुमंग और जायांग जनन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया आवश्यक चक्र। अब इस पूरे लेसन में हमको इन्हीं दोनों के बारे में डीपली स्टडी करना है, कैसे नर युग्मक बनता है, कैसे मादा युग्मक बनता है, कैसे दोनों आपस में मिलते हैं, कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बीज के अंदर कैसे रहता है, फल कैसे बनते हैं, और फिर इनका बिखराव कैसे होता है। तो इस लेसन में एक एक करके हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज तो हमने आपको बताया पुष्प की संरचना, अब अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे पुंकेसर से। तो हमको लगता है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको अच्छे से। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा पीछे कर दें, स्किप करके देख लें। अगर नहीं समझ में आता उसके बाद भी तो कमेंट करें, उस टॉपिक को हम फिर से करेंगे, कोशिश करेंगे फिर से एक नए तरीके से वीडियो बनाएं। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। थैंक यू।